अच्छा, तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं जो आपने मुझे दी हैं। और वो दो इक्वेशंस ये हैं। जो पहली इक्वेशन है वो है वाई डबल प्राइम इक्वल्स ओमेगा टाइम्स जी। और ये ओमेगा जो है ये साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है और ये जेड का टाइम डेरिवेटिव है। और जो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास वो है जेड डबल डॉट इक्वल्स ओमेगा टाइम्स ई डिवाइड बाई बी माइनस ओमेगा टाइम्स वाई डॉट। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और इन इक्वेशंस को फिज़िक्स में कपल्ड इक्वेशंस कहा जाता है। इसलिए ये कपल्ड कहा जाता है कि हमारे पास जो दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई और जी, इस केस में वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यानी अगर आप इस पहली इक्वेशन में देखें, इस वाली में, तो जो y है उसकी डिपेंडेंस z के ऊपर है और इस दूसरी इक्वेशन में z की डिपेंडेंस y के ऊपर है। तो ऐसी इक्वेशंस को एक तरीका वो है जो मैंने दिन में आपको करके भेजा था। वो थोड़ा सा ट्रिकी है और आसान है कि आप एक ही वक्त में दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा जो है वो हिंट आपको बुक के अंदर दिया हुआ है ग्रिफिथ में, और मैं अभी आपको इस दूसरे तरीके से करके दिखाने वाला हूँ जिसका हिंट ग्रिफिथ में दिया हुआ है। और हिंट ये दिया हुआ है कि ये जो पहली इक्वेशन है ये वाली, इसका आप टाइम डेरिवेटिव लें। और जब आप इसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो वो ये आएगी हमारे पास डी डिवाइड बाई डी टी ऑफ वाई डबल डॉट इक्वल्स ओमेगा टाइम्स जेड डबल डॉट। और अब अगर आप गौर करें तो ये जो ओमेगा टाइम्स जेड डबल डॉट है ये बिल्कुल वही इक्वेशन बन गई है जो हमारे पास ये राइट पे है। यानी इसमें भी जेड डबल डॉट है। तो हम एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन के अंदर ये जेड डबल डॉट की वैल्यू सब्सिट्यूट कर सकते हैं। तो मैं ये वाली जो वैल्यू है जेड डबल डॉट की, ये वाली यहाँ पे सब्सिट्यूट करने लगा हूँ। और जब मैं ये वाली यहाँ पे सब्सिट्यूट करूँगा तो ये रिज़ल्ट बन जाएगा डी डिवाइड बाई डी टी वाई डबल डॉट इक्वल्स ओमेगा टाइम्स ओमेगा इंटू ई डिवाइड बाई बी माइनस ओमेगा टाइम्स वाई डॉट। और अब मैं अगर ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं और ये दूसरी टर्म को, जो ये वाली टर्म है, इसको पहले लिखूं इस वाली टर्म से, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वेयर्ड वाई डॉट प्लस ओमेगा स्क्वेयर्ड ई डिवाइड बाई बी। और अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वेयर्ड इनटू, बल्कि एक स्टेप इसमें मैं और कर दूं ताकि ये कुछ फेमिलियर फॉर्म बन जाए जो आपने देखी हुई है पहले। और हम वो यूं करते हैं कि ये जो वाई डॉट है ये है डी डिवाइड बाई डी टी ऑफ वाई डबल डॉट। और मैं अब यहाँ पे वाई डॉट को कोई नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करने लगा हूँ और वो वेरिएबल मैं चूज़ करता हूँ लेट वाई डॉट बी इक्वल टू ईटा। कोई भी वेरिएबल है और जो अगेन ऑफ कोर्स टाइम डिपेंडेंट है। तो ये बन जाएगा, अब हमारे पास अगर y डॉट ईटा है तो ये जो y डबल डॉट है ये वाला, ये क्या बन जाएगा, ईटा डॉट। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी d डिवाइड बाई डी टी ऑफ ईटा डॉट, जिसको आप ईटा डबल डॉट भी लिख सकते हैं, इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वेयर्ड, और y डॉट है तो y डॉट अब हमारे पास क्या है, ईटा। तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वेयर्ड ईटा प्लस ओमेगा स्क्वेयर्ड ई डिवाइड बाई बी। और इस इक्वेशन को अब आपने थोड़ी देर बैठ के घूरना है और ये मुझे बताना है, बल्कि ख़ुद से सोचना है क्योंकि वीडियो तो आपके पास चली जाएगी, कि ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है। या फिर एक लम्हे के लिए यूँ सोचें कि ये वाली जो टर्म है ये टर्म मौजूद नहीं है। अगर ये वाली टर्म मौजूद नहीं है, और बल्कि मैं इसको एक लम्हे के लिए अरेज करता हूँ ताकि आप इसको क्लियरली देख सकें, अगर ये टर्म हमारे पास मौजूद नहीं है तो अब जो ये वाली इक्वेशन हमारे पास बची है ये किस चीज़ की इक्वेशन है।
ये बिल्कुल वही इक्वेशन है जो आप फर्स्ट ईयर में सिंपल पेंडुलम की इक्वेशन पढ़ती हैं। ये लेफ़्ट साइड जो है ये किसी वेरिएबल ईटा का डबल टाइम डेरिवेटिव है, और अगर ईटा जो है हमारे पास ये कि कोई भी ऐसा वेरिएबल है जो पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये उस वेरिएबल का एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन किसके इक्वल है? माइनस ओमेगा स्क्वायर दैट वेरिएबल, यानी इट्स जस्ट लाइक ए इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन के लिए आप सीधा सीधा क्या करते हैं? सॉल्यूशंस को आप इस इक्वेशंस को देखते हैं और कहते हैं ओ हाँ, इसके सॉल्यूशंस तो मुझे पता है। और वो सॉल्यूशंस क्या हैं? ईटा इक्वल्स ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पी कोसाइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है। अब अगर मैं वो वाली टर्म जो मैंने अभी अरेज की है, यानी ये वाली टर्म ओमेगा स्क्वायर्ड ई डिवाइड बाई बी साथ लगा दूं, तो ये सिंपल सी इसके सॉल्यूशंस में इतना ऐड कर देती है कि इसके सॉल्यूशंस में भी हमारे पास ये जो ई डिवाइड बाई बी है ये ऐड हो जाता है। ठीक है। इसका सॉल्यूशन अब अगर आपको नहीं आता कि ये हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है इन जनरल इसका सॉल्यूशन कैसे आता है, तो ये आपने खुद ढूंढना है। लेकिन मैं यही कह रहा था कि हम फिज़िक्स वाले यही करते हैं कि इक्वेशन को घूरते रहते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन लिख देते हैं। ठीक है। तो इट्स वेरी बेसिक, और इसलिए किताबों वाले नहीं लिखते क्योंकि हम मैथमेटिशियन नहीं हैं या हमें हर बार कोई चीज़ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। हम कोई चीज़ प्रूफ करते हैं और फिर उसको बाद हम उसको जनरलाइज़ कर देते हैं कि हाँ, जो भी इस शक्ल की इक्वेशन होगी उसका सॉल्यूशन जनरल ये है। ठीक है। तो ये अब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है ये बहुत कॉमन है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास ईटा आ गया, और ईटा को ही तो हमने क्या कहा हुआ था? वाई डॉट। तो अब हमारे पास वाई डॉट आ गया है। हमें किसकी इक्वेशन चाहिए? वाई और जेड की। तो वाई डॉट है, टाइम डेरिवेटिव है, तो इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो वाई किसके इक्वल आएगा? साइन का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कोसाइन। तो ये बन जाएगा माइनस ए डिवाइड बाई ओमेगा कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस बी डिवाइड बाई ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ई डिवाइड बाई बी टाइम्स टी, प्लस हमने कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेना है तो उसको हम C1 कह लेते हैं। ये अब आपका सॉल्यूशन आ गया है y का। ठीक है। तो हमने y और z दो सॉल्व करने थे, तो इधर से हम अब अगर आप गौर करें तो हम y हमारे पास आ गया है, अब हमें z चाहिए। अब इस इक्वेशन पे गौर करें जहाँ से हमने बात शुरू की थी, ये वाली इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन क्या बता रही है? y डबल डॉट इक्वल्स ओमेगा टाइम्स z डॉट। तो हमें y का अगर डबल डॉट मिल जाए तो हम उसको z डॉट की फॉर्म में लिख सकते हैं। चलें y का डबल डॉट कैलकुलेट करते हैं। तो y का डबल डॉट यहाँ से इस इक्वेशन से क्या बनेगा? y डबल डॉट इक्वल्स साइन का डेरिवेटिव कोसाइन होता है, तो ये बन जाएगा ए ओमेगा कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस, नहीं माइनस आएगा क्योंकि कोसाइन का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो ये बन जाएगा माइनस बी ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, और ई बाई बी का डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो आएगा क्योंकि कांस्टेंट है, टाइम डिपेंडेंस नहीं है। अब ये वाई डबल डॉट की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करने वाला हूँ। तो इस इक्वेशन से जो z डॉट है वो 1 बाई ओमेगा टाइम्स वाई डबल डॉट के बराबर है, और वाई डबल डॉट में अगर हम देखें तो हमारे पास ओमेगा न्यूमरेटर में मौजूद है, तो ये ओमेगा कैंसिल हो जाएगा उस ओमेगा से, तो अब मैं ओमेगा को नहीं लिखूँगा। तो सीधा सीधा जो हमारे पास z, लेट मी चेंज द कलर, और मेरे ख्याल में वाइट ही ठीक है। तो अब हमारे पास z डॉट की जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी a टाइम्स कोसाइन ऑफ ओमेगा टी माइनस b टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी। ये z डॉट है, हमें z चाहिए, तो इसको अगेन हम इंटीग्रेट करेंगे। तो ये कोसाइन का इंटीग्रल साइन होता है, तो ये बन जाएगा a डिवाइड बाई ओमेगा
साइन ऑफ ओमेगा टी, और साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है, तो ये बन जाएगा प्लस बी डिवाइड बाई ओमेगा कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको मैं C2 कह लेता हूँ। और ये आपका सलूशन है, ठीक है। अब कुछ एनालॉजीज़ जो बुक में दी हुई हैं ग्रिफिथ की, वो ये हैं कि इस वाले कांस्टेंट को उन्होंने गालिबन C1 का नाम दिया है, इस वाले कांस्टेंट को उन्होंने गालिबन C2 का नाम दिया है, और उस लिहाज से ये वाला जो कांस्टेंट है ये C2 बन जाता है। नहीं, ये वाला C2 बन जाएगा, और ये वाला जो बन जाएगा ये C1 बन जाएगा। ये जो मैंने C1 डिफ़ाइन किया है ये शायद बुक के अंदर C3 कहा हुआ है, और ये जिसको मैंने C2 डिफ़ाइन किया है इसको उन्होंने बुक के अंदर C4 कहा हुआ है। और ये आपका सॉल्यूशन है जनरल। अब कुछ बातें गौर करने की, और वो बातें गौर करने की ये हैं कि हमारे पास 4 कांस्टेंट हैं, A, B, C1 और C2, ठीक है, जो मैंने इस इक्वेशन में लिखे हैं, इन 2 इक्वेशन में। इन 4 कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ कैसे आएंगी? इसका मतलब है कि 4 कांस्टेंट हैं इक्वेशंस में, और 4 इक्वेशंस हैं हमारे पास। कौन कौन सी 4 इक्वेशंस हैं? एक ये वाली जो वेलोसिटी की इक्वेशन है, और एक ये वाली जो उसी वेलोसिटी की पोजीशन की है, और फिर इसी तरह ये z एक्सिस की वेलोसिटी और ये z एक्सिस की पोजीशन। तो इन 4 इक्वेशंस में इसका मतलब है हमारे पास 4 बाउंड्री कंडीशंस होनी चाहिए, जो इस केस में इनिशियल कंडीशंस होंगे। इनिशियल कंडीशंस क्या होती हैं? ये वो कंडीशंस हैं जो हमें ये बताती हैं कि जब हमारा पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो उस वक्त पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन क्या थी एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट में, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट में। अब जो ग्रिफिथ की बुक में प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व कर रही हैं, उसमें जब पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो वो उस वक्त जब एंटर होता है तो वो ओरिजिन से एंटर होता है। इसका मतलब है कि जब वो एंटर हुआ तो उसकी इनिशियल पोजीशन y और z 0 थी एट टाइम t इक्वल 0, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 0 थी एट टाइम t इक्वल 0, यानी उसको ओरिजिन पे रखा गया था और फिर उसने मूव करना स्टार्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको मूव करना स्टार्ट किया तो वो मोशन में आया, उसने कुछ वेलोसिटी हासिल की, तो फिर उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड भी एक्ट करना शुरू हो गया। तो ये 4 अननोन्स आप उन 4 इनिशियल बाउंड्री कंडीशन से कैलकुलेट कर सकती हैं, जो दूसरे सॉल्यूशन में जो मैंने आपको करके भेजा था उसमें मैंने वो कंप्लीट आगे तक इक्वेशन ड्राइव करके भेजी थी। तो इस तरह इन सॉल्यूशंस को करते होते हैं। ये एक जनरल था, लेकिन आई स्टिल एनकरेज यू कि ये वाला जो सॉल्यूशन मैंने लिखा है ना यहाँ पे, ये वाला सॉल्यूशन जो ये पार्ट जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का है, जो सिंपली एफएसई में भी है, A = ओमेगा स्क्वायर एक्स, जो शायद एफएसई में दिया हुआ भी है, उसका सॉल्यूशन जो है A cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई जो लिखते होते हैं, ठीक है। उसी का जो मोस्ट जनरल सॉल्यूशन है वो ये वाला है। और इसी चीज़ को आप एक्सपोनेंशियल्स में भी लिखते हैं, जो मैंने आपको पहले सॉल्यूशन भेजा था उसमें मैंने यही चीज़ एक्सपोनेंशियल में लिखी थी। एक्सपोनेंशियल क्या होता है हमारे पास? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही होते हैं, और ये भी वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है एनीवे। तो ये इसका सलूशन है। अब मुझे बताएं कि आपकी इसको समझ आई है। और बाकी बहुत सारी इक्वेशंस हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की डिफरेंशियल इक्वेशंस फ़िज़िक्स में जो हम डील करते हैं, और हमें इनके सॉल्यूशंस को प्रैक्टिस करके करना पड़ता है। और आफ्टर सम टाइम जब हम आदी हो जाते हैं तो फिर हम इक्वेशन को देखते हैं और कहते हैं ओ हाँ, इसका ये सलूशन है, हमने किया हुआ है।